हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आई नो हमारी 8th क्लास की साइंस में देयर इज़ अ डिले, सो नाउ इस वीडियो में हम अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, क्लास 8 साइंस का। ठीक है, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है कोल एंड पेट्रोलियम। आपने अपना चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट कर चुके हैं क्लास 8 का, आप लोग चैनल से पढ़ सकते हैं। नाउ हम इस वीडियो में अपना चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। नेम ऑफ दिस चैप्टर इज कोल एंड पेट्रोलियम। देखो, कोल और पेट्रोलियम बेसिकली होता क्या है? कोल और पेट्रोलियम एक फ्यूल, एक टाइप का फ्यूल होता है, ठीक है, फॉसिल फ्यूल, जिसकी वजह से हम अपना खाना पकाते हैं, आग जलाते हैं, ठीक है। तो देखो, स्टार्ट करते हैं। We use various materials for our basic needs. Some of them are found in nature and some have been made by human efforts. देखो, कहता है कि हम अपने डेली लाइफ में अपने बेसिक नीड के लिए हमें ना बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कुछ तो ऐसी है जो हमें नेचर से मिल जाती है, कुछ ऐसी है जिसमें हमें ह्यूमन का एफर्ट्स लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे एक टेबल भी दी गई है जिसमें हमें बताना है नेचुरल चीज़ें कौन सी है जो हम यूज़ करते हैं एंड मैन मेड चीज़ें कौन सी है, ठीक है। तो देखो, इसके बाद क्या है? डज दिस लिस्ट इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल, मिनरल्स? सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर देर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। इस लाइन ने हमें ये समझा दिया कि ऐसे रिसोर्सेज जो हमें नेचर से मिलते हैं वो कौन से रिसोर्सेज होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल भी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़? आप क्या बोल सकते हो कि एक दिन हवा ख़त्म हो जाएगी? एयर, वाटर, सॉइल, क्या हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ से इनको एग्जॉस्ट कर सकते हैं? एग्जॉस्ट मतलब होता है हमेशा के लिए ख़त्म कर देना। ओके, ये ऑलरेडी स्टडीड अबाउट वाटर इन क्लास 7। क्लास 7 में आपने वाटर के बारे में ऑलरेडी पढ़ा है ना। इज़ वाटर ए लिमिटलेस रिसोर्स? क्या पानी कोई लिमिटलेस रिसोर्स है? लिमिटलेस रिसोर्स क्या होता है? एक ऐसा रिसोर्स जिसकी कोई लिमिट नहीं है, कितना भी यूज़ कर लो कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या पानी कोई लिमिटलेस रिसोर्स है? तो ये बताना है हमें। In the light of the availability of various resources in nature, natural resources can be broadly classified into two kinds. देखो, अब हम इसको लिखते हैं कि ये बोल रहा है कि नेचुरल रिसोर्सेज को ना इसने दो टाइप्स में क्लासीफाई किया है। सबसे पहले अपने चैप्टर की हेडिंग बनाते हैं, कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, कोल एंड पेट्रोलियम। तो देखो, सबसे पहले अपन लिखेंगे कोल और पेट्रोलियम क्या होते हैं? अपने फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब लिख देंगे हम अपने जो नेचुरल रिसोर्सेज उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। द रिसोर्सेज obtained from nature is called natural resources। एग्जाम्पल भी इसका हो गया, जैसे कि हो गया अपना एयर, वाटर, कोल, ये सारे अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक है, नेचर ने हमें दिए हैं। इसके बाद इसने नेचुरल रिसोर्सेज को भी दो चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेज को दो चीज़ों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, जो कि है इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। तो देखो, नेचुरल रिसोर्सेज इसको दो चीज़ों में क्लासिफाई कर दिया है, inexhaustible natural resources, second one is exhaustible natural resources। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, इनएग्जॉस्टिबल मीन्स जो कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे, जो कभी ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है। कभी ख़त्म वाले कभी इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्ट जो कि अनलिमिटेड है, कभी भी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख देंगे, दीज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट, ठीक है, अनलिमिटेड में है और ये कभी भी ह्यूमन एक्टिविटी से ख़त्म नहीं होते एंड नॉट लाइकली बी एग्जॉस्टेड by human activities।
एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका, ह्यूमन एक्टिविटी से जो चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती है, जो कि अपनी सनलाइट हो गया, एयर हो गया, ठीक है, सनलाइट एंड एयर, ये है किसके एग्जाम्पल, इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि नेचर के अंदर लिमिटेड अमाउंट में होते हैं और जिसको, और ये जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से एग्जॉस्ट हो सकते हैं, ठीक है। दीज आर प्रेजेंट इन limited amount and can be exhausted by human activities। एग्जाम्पल जैसे कि क्या हो जाएगा इसका कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, ये हो गए अपने एग्जाम्पल किसके, एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के, ठीक है। आपको अच्छे समझ में आई ना नेचुरल रिसोर्सेज के दो टाइप्स। तो देखो एनसीईआरटी में देखो, इन एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक सनलाइट, एयर, ठीक है। एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन नेचर इज लिमिटेड, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। Example of these resources are forest, wildlife, minerals, coal, petroleum, natural gas, etc. ठीक है, these are the examples of exhaustible natural resources. I hope आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। exhaustible and inexhaustible, इधर ये एक्टिविटी है, देखो इस एक्टिविटी में क्या बेसिकली बोला है, कुछ कंटेनर लेने हैं हमें, टेक सम कंटेनर, फिल देम विथ पॉपकॉर्न, पीनट्स, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज, ठीक है, इन सबसे भर देने हैं उन कंटेनर्स को। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप्स ऑफ 7 ईच, अब स्टूडेंट्स को 7 के ग्रुप्स में डिवाइड कर देना है। Further divide each group into 3 subgroups containing 1, 2 and 4 subgroups। अब देखो हर एक ग्रुप में 7 बच्चे, अब हर एक ग्रुप को 3 सब ग्रुप में बांट दो, एक बच्चा अलग, 2 बच्चे अलग एंड 4 बच्चे अलग। लेबल दैम एज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। अब क्या करना है, तीनों को ऐसे नाम दे दो, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। इसके बाद क्या करना है, दिस सब ग्रुप रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स, ये सब ग्रुप क्या है, कंज्यूमर है, कंज्यूमर मीन्स चीज़ों को यूज़ करने वाले। एज पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन हैव लार्जर नंबर ऑफ कंज्यूमर। देखो फर्स्ट जनरेशन में कितने लोग हैं, 1, सेकेंड जनरेशन में कितने लोग हैं, 2 एंड थर्ड जनरेशन में कितने लोग हैं, 4। जैसे जैसे जनरेशन बढ़ रही है, लोगों का अमाउंट, लोगों का नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। पुट 1 फुल कंटेनर फॉर ईच ग्रुप ऑन अ टेबल, अब हर एक ग्रुप के लिए एक टेबल पे एक कंटेनर रख दो। Ask consumer of first generation from each group to consume eatables from the container of their group। अब फर्स्ट जनरेशन को बोलो जितना आप खा सकते हो उतना ले लो, खा लो। Now ask the second generation consumers from each group to do the same। अब सेकेंड जनरेशन के लोगों को बोलो कि अब वो जितना खा सकते हो उतना खा ले। Ask students to observe carefully the availability of eatables in each container। अब देखो सबके में कितना कितना बचा है। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर, अगर फिर भी कुछ बच जाता है, आज थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अब थर्ड जनरेशन को बोलो इसको खाने के लिए। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर ऑफ द थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स ऑफ नॉट। अब ये देखो क्या हर एक ग्रुप में क्या थर्ड जनरेशन को खाने को मिला, ठीक है। ऑल्सो ऑब्जर्व इफ एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर, ये भी देखो कि अब भी कुछ बचा है, ठीक है। देख बहुत सारी चीज़ों में तो ऐसे होगा ना कि किसी के लिए बचेगा ही नहीं थर्ड जनरेशन के लिए, ठीक है। जिससे हमें ये पता चल रहा है कि आजकल के जो लोग हैं ऐसे बिना कुछ सोचे समझे अपने जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं, आगे जाने वाली जनरेशन को मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो, assume that the eatables in the container represent the total availability of an exhaustible natural resources like coal, petroleum और natural gas। अब मान लो ये जो eatable है इसको कंपेयर करो किससे, कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। ईच ग्रुप में हैव अ डिफरेंट कंजप्शन पैटर्न। अब हर एक ग्रुप के पास क्या है, अलग अलग कंजप्शन पैटर्न है, अलग अलग मतलब कि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग अमाउंट में वो खाते हैं। आर द अर्ली जनरेशन ऑफ एनी ग्रुप टू ग्रीडी, क्या ऐसा था कि पहले वाली जनरेशन बहुत ज़्यादा ग्रीडी थी, ये बताना है। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन सम ग्रुप वर कंसर्न अबाउट द कमिंग जनरेशन लेफ्ट समथिंग फॉर देम। हमें ये भी बताना है कि जो अर्लियर जनरेशन है क्या आगे आने वाली जनरेशन के लिए कंसर्न है, सोच रही है, कुछ नहीं सोच रही, ठीक है। In this chapter, we will learn about some exhaustible natural resources like coal, petroleum and natural gas। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ exhaustible natural resources के बारे में पढ़ेंगे। exhaustible means ख़त्म हो जाने वाले resources like coal, petroleum, natural gas। These were formed from the dead remains of living organisms
सो दीज आर नोन एज फॉसिल फ्यूल्स। ये जो ऐसे एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज कैसे बने हैं, मरे हुए ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं, ठीक है, इसीलिए इनको फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। अब अपना फर्स्ट टॉपिक इधर इंपॉर्टेंट है कोल, ठीक है, कोयले के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो ये बोल रहा है कि आपने कोल के बारे में पढ़ा होगा, सुना भी होगा, यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, ठीक है। इट इज़ एन हार्ड एज स्टोन एज ब्लैक इन कलर। ऐसा हार्ड होता है जैसे कि कोई स्टोन होता है और वो ब्लैक कलर में होता है, ठीक है। तो देखो नाउ वी विल राइट, कोल के बारे में लिखेंगे। कोल का पहला पॉइंट क्या है, एज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर, ब्लैक कलर में होता है एंड स्टोन जैसा हार्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज टू कुक फूड। कोल जो है एक फ्यूल है जो कि खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता है। अर्लियर इट वॉज यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम टू रन द इंजन। पहले किस में यूज़ किया जाता था, रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था स्टीम को प्रोड्यूस करवाने के लिए ताकि इंजन चल सके। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, ठीक है। देखो इसको कहाँ कहाँ पे यूज़ है, इसके यूजेस देखो, सी इसके यूजेस, फर्स्ट यूज़ है फॉर कुकिंग फूड, खाना पकाने के लिए यूज़ किया जाता था। दूसरा क्या यूज़ है, रेलवे इंजन्स में यूज़ किया जाता था, यूज्ड इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम, ठीक है। नेक्स्ट इज यूज्ड इन थर्मल पावर प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, ऑल्सो यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज में एज अ फ्यूल भी यूज़ किया जाता था। अब देखो इधर कोल की ना एक स्टोरी है, सी अबाउट 300 million years ago the earth had dense forest and low lying wetland areas। कहता है कि लगभग 300 मिलियन साल पहले क्या था कि अर्थ के पास तो बहुत ही ज़्यादा वो थे, फॉरेस्ट थे, ठीक है। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉइल। नेचुरल प्रोसेस होते थे जैसे कि बाढ़ आ जाती थी, इन सब की वजह से जो ये जंगल थे, पेड़ थे, ये ऐसे सॉइल के नीचे दब जाते थे। एज मोर सॉइल डिपोजिटेड ओवर देम दे वर कॉम्प्रेस्ड। जैसे जैसे उन पर ज़्यादा मिट्टी आती जाती थी वो और नीचे दबते चले जाते थे। टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज द सैंक डीपर एंड डीपर। जितना नीचे वो जाते जाते थे उतना ही वहाँ का टेम्परेचर बढ़ता रहता था। ओके, नेक्स्ट इज अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इनटू कोल। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता था, जो मरे हुए प्लांट्स थे वो धीरे धीरे कोयले में कन्वर्ट हो गए थे। As coal contained mainly carbon, the slow process of conversion of dead vegetation into coal is called carbonization। ठीक है, कोल के अंदर मेनली कार्बन होता है, इसलिए जो कन्वर्जन है डेड वेजिटेशन से कोल का उसको बोलते हैं कार्बनाइजेशन। Since it was formed from the remains of vegetation, coal is also used as called as fossil fuel। ये मेनली किससे बना है, वेजिटेशन से बना है, जिससे कोल को एज अ फॉसिल फ्यूल भी बोलते हैं। कोल माइन दिखाई गई है, देखो एक फिगर में, इधर एक कोल की माइन है, ठीक है। When heated in air, coal burns and produce mainly कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब हम इसको हवा में जलाते हैं कोयला जलता है एंड मेनली कार्बन डाइऑक्साइड की गैस बनती है। Coal is processed in industry to get some useful products such as coke, coal tar and कोल गैस। कोल को मेनली जो है इंडस्ट्री में प्रोसेस किया जाता है। इंडस्ट्री में इसको प्रोसेस होना कि एक तो होता है नेचुरल फॉर्म, उसको प्रोसेस कर देना जिसकी वजह से वो चेंज होकर यूज़फुल प्रोडक्ट में चेंज होता है, जैसे कि कोक में बदल जाता है, कोल तार, कोल गैस, इन सब में बदल दिया जाता है, ठीक है। तो ये थी हमारी कोल की स्टोरी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके कोक, कोल तार और कोल गैस के बारे में। देन पेट्रोलियम है, इसमें बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, ठीक है। तो देखो